यह कहानी एक सामान्य पुनर्जन्म वाली कहानी है, जिसमें एक गेम डेवलपर उसी गेम के खलनायक के रूप में दोबारा जन्म लेता है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में गहराई से उतरें, आइए थोड़ा जान लेते हैं उस गेम और उस बदकिस्मत डेवलपर के बारे में, जिसकी किस्मत अब एक अजीब मोड़ लेने वाली है। आधी रात हो चुकी है और किम वू जिन ने आखिरकार उस बग को ठीक कर लिया है जो हफ्तों से उसे परेशान कर रहा था। उसने अभी अभी एक साइड कैरेक्टर की गेम रूट पूरी की है, जिसका नाम है डेकोलिन वॉन ग्राहन यूक्ले। डेकोलिन गेम का एक मिड बॉस है और एक नामी खलनायक भी। वू जिन को ढेरों गलतियां ठीक करनी पड़ी, क्योंकि उसे गेम को इस तरह ऑप्टिमाइज करना था कि खिलाड़ी चाहे जो भी रास्ता चुने, डेकोलिन की मौत तय हो। जैसे ही वह पूरी मेहनत करके काम खत्म करता है, उसकी एक संदर आती है। वह उसी डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर भी है। वू जिन ने उसके साथ अच्छा वक्त बिताया था जब वे साथ थे, लेकिन उनकी बातचीत दूर हो गई क्योंकि उनकी शख्सियतें अलग थीं। वह आलसी था और काम टालता रहता था, जबकि वह काम की पक्की थी। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि उसने वू जिन को बेहतर इंसान बनने में मदद की। फिर भी उनका रिश्ता टूट गया और अंत में वह नहीं बदल पाया। 6 महीने बाद उसने सुना कि उसकी एक्स के साथ कोई नया है। वैसे ही जब वह डेकोलिन पर काम कर रही होती है, वह कैजुअली बताती है कि डेकोलिन का किरदार वू जिन की ही सोच और शक्ल पर आधारित है। यहां तक कि डेकोलिन के गुण और कौशल भी वू जिन की शख्सियत से मेल खाते हैं। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड के आने का नोटिस करती है और चली जाती है। लगभग 2 बजे रात होते हैं और वू जिन बार बार डेकोलिन को टेस्ट करता रहता है ताकि सब कुछ सही हो। वू जिन को पसंद नहीं आता कि डेकोलिन उसकी तरह दिखता है। जब डेकोलिन बच्चा था तो उसे एक जादुई प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता था और ऊंचा दर्जा दिया गया था, लेकिन असलियत में वह कोई खास नहीं था। उसकी घमंड और कुलीन पृष्ठभूमि ने उसे सबसे खराब शख्सियत वाला इंसान बना दिया। डेकोलिन का किरदार इतना घातक है कि उसे इंसान कहना भी कमाल होगा। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, डेकोलिन को और ताकतवर बनाया जाना है। गेम में वह उन लोगों से घिरा रहता है जो उसे नफरत करते हैं। वू जिन डेकोलिन के लिए एक खास और अलग व्यक्तित्व जोड़ता है जो सिर्फ उसी में होता है। क्योंकि यह खलनायक उसकी नकल करता है, उसने उसमें कंप्रिहेंशन नाम का गुण डाला है। साथ ही उसने कुछ अपने पसंदीदा गुण भी डाले। धन, शक्तिशाली छुआन, तेज दृष्टि और लोहे की इच्छा शक्ति। इतना कुछ जोड़ने के बाद वू जिन को लगता है कि उसने ज्यादा ही कर दिया है। वह जल्दी से डेकोलिन को उसकी असली हालत में वापस लाना चाहता है। लेकिन ठीक जब वह सुधार करने वाला होता है, उसे एक मैसेज आता है कि बाहर देखो। जब वू जिन बाहर देखता है तो वह आकाश में एक बड़ा छेद दिखता है। आखिरी चीज जो उसे याद है वह बिजली की चपेट में आना है। अगले ही पल वह उस गेम की दुनिया में जागता है जिसे उसने बनाया था। कुछ दिन बीत चुके हैं जब वह डेकोलिन के शरीर में प्रवेश कर चुका है। तभी डेकोलिन की बहन अचानक आती है और उसे डांटती है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाए, जो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की है। उसे गुस्सा है कि वह एक औरत के पीछे पंगा ले रहा है। बहन कई दस्तावेज उसके सामने फेंक कर चली जाती है। साथ ही चेतावनी देती है कि परिवार का नाम खराब करने की वह कोई जगह नहीं देगी। पहले तो वो जिन सोचता है कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जीवन की सच्चाई उसे स्वीकार करनी पड़ती है। वह अब भी नहीं जानता कि यह मृत्यु के बाद की जिंदगी है या नहीं, क्योंकि वह बिजली की चपेट में आकर मर चुका है। जो भी हो, एक बात तय है, अब वह उस गेम का खलनायक बन चुका है जिसे उसने बनाया था। डेकोलिन वॉन यूक्लीन, अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, वह गेम का मिडिल बॉस है। चाहे कोई भी रास्ता चुने, वह सभी की परेशानियों की जड़ है और हर किसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जिन को एक और चिंता है कि उसे नहीं पता कि वह कहानी के किस हिस्से में है। उसे बस इतना पता है कि उसके पास कितना मना जादू की ऊर्जा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कितनी जल्दी खत्म होगी। वो जिन दस्तावेजों पर नजर डालता है जो डेकोलिन की बहन ने फेंके थे। उसका नाम यारियल वॉन ग्राहन यूक्लीन है, जो इस समय हाउस यूक्लीन की मुखिया है। और डेकोलिन का उससे कोई आम भाई बहन जैसा रिश्ता नहीं है। डेकोलिन की मंगेतर भी है, जिसका नाम जूली है। यारियल ने जूली के बारे में बुरी तरह बात की थी, जिससे वो जिन को शक होता है कि डेकोलिन और जूली के बीच कुछ हुआ होगा। जिस दस्तावेज को उसने हाथ में लिया वह एक कॉन्ट्रैक्ट था। जाहिर है उसने पहले ही प्रोफेसर डेकोलिन के रूप में नामांकन कर लिया है और उसे बेसिक मैजिक और मना माइंडसेट पढ़ाना होगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे लेक्चर देना ही होगा। हालांकि उसे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन यह मौका उसे इस दुनिया की हालात समझने का मौका भी देता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका मुख्य लक्ष्य गेम के लिए जरूरी बनना है। साइड क्वेस्ट के तौर पर उसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना होगा। क्वेस्ट पूरी करने पर उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिलेगी। वो जिनको याद आता है कि कुछ रास्तों में डेकोलिन की मौत यारियल की वजह से होती है, इसलिए वह उठकर अपना काम पूरा करने की ठान लेता है। स्टोर करेंसी उसके बचने के लिए जरूरी होगी। हालांकि वह नहीं जानता कि किस विषय पर लेक्चर देना है, लेकिन वह चिंतित नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही कंप्रीहेंशन स्किल है जो उसे सब कुछ समझने में मदद करती है। बस उसे थोड़ा मना चाहिए उसे एक्टिवेट करने के लिए। वह तैयार होकर औपचारिक कपड़े पहनता है और देखता है कि यह जगह उसकी पुरानी जिंदगी से कितनी अलग है। फिर भी वह हर चीज में आसानी से चल रहा है, जैसे उसने पूरी जिंदगी डेकोलिन के रूप में बिताई हो। सामान्य तौर पर वह इन कपड़ों में असहज महसूस करता, लेकिन अब
ये कपड़े उसे आरामदायक और शाही लगते हैं, और यह सब डेकोलेन के गुणों की वजह से है। ऐसा लगता है कि डेकोलेन उसे पूरी तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण देने दे रहा है। वू जिन को कुछ भी गलत बोलने का मन नहीं करता। किम वू जिन के लिए जो औपचारिकता कठोर लगती थी, अब वह प्राकृतिक लगती है। हालांकि उसका मुख्य मकसद जानकारी जुटाना है, लेकिन यह पहला लेक्चर देने का सफर बिल्कुल सामान्य लग रहा है, जैसे वह हमेशा से यहीं का हिस्सा हो। वह पूरी तरह से एक कुलीन का रोल निभाने लगा है, एक उच्च वर्ग के सदस्य का। यह उसकी असली जिंदगी से बिल्कुल उलट है। किम वू जिन एक सामान्य दक्षिण कोरियाई था जिसकी शक्ल सूरत औसत थी, एक आलसी और बेकार इंसान जिसे एक लड़की ने छोड़ दिया था। लेकिन अब डेकोलन के रूप में वह एक असली कुलीन की भूमिका निभाना चाहता है। जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है, उसे याद आता है कि उसने इतनी लग्जरी कार कभी नहीं देखी थी। अच्छी कार की बात चली तो वह अपनी एक्स के बॉयफ्रेंड को याद करता है जिसके पास भी एक ऐसी कार थी। अचानक उसे अपनी बगल की सीट पर एक छोटा लड़का दिखता है। जब वह लड़का डेकोलिन को देखता है तो वह घबराकर प्रोफेसर को नमस्ते करता है और कुछ दस्तावेज थमाता है। डेकोलिन सोचता है कि यह शायद उसका असिस्टेंट या सेक्रेटरी हो सकता है। डेकोलिन उससे उसकी पहचान पूछता है, जिससे लड़का थोड़ा घबराता है, खासकर क्योंकि वह पिछले 3 साल से डेकोलिन की सेवा कर रहा है। फिर डेकोलिन समझता है कि जो दस्तावेज वो लेक्चर के लिए समझ रहा था, वह असल में पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट है जिसमें हर जानकारी विस्तार से लिखी है। डेकोलिन को यह बात अजीब नहीं लगती, क्योंकि उसके स्वभाव के मुताबिक वह खुद से लेक्चर की तैयारी नहीं कर सकता था। वह घमंडी और बेकार था, इसीलिए लड़के ने यह काम किया। वो जिन लड़के को धन्यवाद कहता है। लड़का आश्चर्यचकित होता है कि उसे तारीफ मिली। ड्राइवर भी हैरान होता है कि उसके मालिक ने पहली बार कोई अच्छी बात कही। वो जिन को इस तारीफ के बाद एक अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे डेकोलिन का असली स्वभाव उसके ऊपर हावी हो रहा हो। यह वही एहसास था जो उसे पहले भी हुआ था जब वह हवेली छोड़ रहा था। उनके छोटे से सफर के बाद वे इंपीरियल यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जो जीवन से भरा हुआ है। अब उसका अगला काम उस जगह को ढूंढना है जो दस्तावेजों में लिखा है, रोटो हॉल। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि छात्र अपनी अपनी सीटों पर पहले से बैठे हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि वे प्रोफेसर डेकोलिन के लेक्चर में जाने को उत्सुक हैं। अफवाह है कि डेकोलिन स्पेल इंटरप्रिटेशन का मास्टर है, एक ऐसा हुनर जो उसे बचपन में चाइल्ड प्रोडिजी बनाता था। जब वह आखिरकार क्लास में आता है तो वह छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है और अपना परिचय देता है, डेकोलिन वॉन ग्राहन यूक्लिन के रूप में। वह मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर है। औपचारिकताओं के बाद वह लेक्चर शुरू करता है। लड़कियां उसकी खूबसूरती और दबदबे से बहुत प्रभावित होती हैं, लेकिन एक लड़की ऐसा नहीं सोचती। उसके लिए डेकोलिन उसके पिता का दुश्मन है। उसकी नजर में वह बस एक गंदा इंसान है। इस नफरत की वजह जानने के लिए हमें उसका पिछला हाल देखना होगा। लगभग 3 साल पहले उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। कई सालों तक वह स्पेल इंटरप्रिटेशन की रिसर्च में लगे थे, लेकिन जब किसी ने उनके शोध को उनसे छीन लिया तो वे निराश होकर मौत को गले लगा बैठे। जिसने उनके पिता की मेहनत चुराई थी वह कोई और नहीं बल्कि डेकोलिन था। पिता के जाने के बाद वह कुछ नहीं कर सकी। अंत में वह अपने परिवार का घर और जमीन भी खो बैठी और अनाथ हो गई। इसलिए उसने कसम खाई है कि वह उस बदमाश से बदला लेगी। अपनी कसम पूरी करने के लिए वह साम्राज्य की रॉयल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है, जहां डेकोलिन प्रोफेसर है। बाकी छात्र सच नहीं जानते, लेकिन वह यह साबित करने पर तुले हैं कि डेकोलिन के स्पेल इंटरप्रिटेशन के हुनर चोरी किए हुए हैं, जो असल में उसके पिता के थे। वह नहीं चाहती कि डेकोलिन उस जगह पर कब्जा करे जो उसके पिता की थी, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि बदला लेने के लिए उसे धैर्य से योजना बनानी होगी। डेकोलिन फिर से कक्षा का ध्यान आकर्षित करता है, अपना परिचय देता है, मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर और एक शक्तिशाली जादूगर जो तत्वों को नियंत्रित करता है। फिर वह लेक्चर शुरू करता है। वह जादू की बुनियादी बातों को समझाता है। इसके 3 मुख्य गुण और जादू के 9 प्रकार होते हैं। गुण वो चीजें हैं जहां से जादू की ताकत आती है, और तत्व वो होते हैं जिनसे चीजें बनी होती हैं। ये 9 प्रकार हैं। जब वो जिन पढ़ा रहा होता है तो उसे समझ में आता है कि यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने सोचा था। यह उसका पहली बार पढ़ाने का अनुभव है और उसे जादू के सिद्धांत ज्यादा नहीं आते। फिर भी वह स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते सब कुछ अच्छे से समझ रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि डेकोलिन की स्वाभाविक मौजूदगी और अद्भुत शिष्टता के कारण छात्र उसकी हर बात पर ध्यान देते हैं। अभिजात्य वर्ग के बोझिल गुण जैसे ध्यान बनाए रखना और आंखों में आंखें डालकर बात करना भी दबाव की बजाय स्वाभाविक लगते हैं। शायद वर्तमान डेकोलिन वास्तव में एक महान शिक्षक की खूबियां रखता है। फिर हम लेक्चर की सामग्री पर लौटते हैं, जहां हम सीखते हैं कि मना का उपयोग शरीर के किस हिस्से में संग्रहित होने पर कैसे बदलता है। सामान्यतः जादूगर मना को अपने सिर में जमा करते हैं, क्योंकि वहां जादू कल्पना करना आसान होता है। योद्धा मना को अपने हृदय में जमा करते हैं, जिससे वे इसे अपनी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से निकाल सकते हैं। अंत में आंतरिक कोर होता है, जो आंतरिक और बाहरी मना को मिलाकर सबसे प्रभावी संग्रहण तरीका बनाता है। सरल शब्दों में, कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि प्रतिभा कम है तो रास्ता चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने की बात करते हुए वुजुन सोचता है कि डेकोलिन के गुण भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। उसका वर्तमान मना लगभग 3500 है। तुलना के लिए एक जादूगर है जिसका प्राथमिक मना 30,000 है। इसलिए वुजुन को यह काफी व्यंग्यात्मक लगता है कि वह छात्रों को वह सब सिखा रहा है जो उसे खुद अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वैसे भी वह लेक्चर समाप्त करता है
लेकिन एक खास लाइन कहने में हिचकिचा रहा है। उसे यकीन है कि अगर यह असली डिकोलेन होता तो वह यह वाक्य नहीं पढ़ता। और वह वाक्य है, यदि कोई छात्र सवाल पूछना चाहता है। ऐसा लगता है कि छात्र पूरी तरह लेक्चर में डूबे हुए थे, इसलिए कोई संदेह नहीं था। यहां तक कि डिकोलेन भी राहत महसूस करता है कि कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोचता है, उसी छात्र जो डिकोलेन से नाराज है खड़ा हो जाता है। वह कल रात हुई एक घटना याद करती है, जहां हॉस्टल में एक रहस्यमय जादू पाया गया था। माना जाता है कि यह शैतान का काम है, लेकिन वह डेकलीन की इस मामले में राय जानना चाहती है। जवाब देने से पहले डेकलीन उसे उसकी नैतिकता की कमी के लिए टोका। उसे सवाल पूछने से पहले अपना नाम और संबद्धता बतानी चाहिए थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने को तैयार नहीं जो बुनियादी कक्षा शिष्टाचार भी नहीं जानता। इतना कहकर वह जाने लगता है, न कि शिष्टाचार की परवाह करता है, बल्कि क्योंकि वह उसके सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आखिरकार उसकी समझ क्षमता बहुत मना खर्च करती है और उसके पास अब केवल 2000 मना बचा है, जबकि कुल 3375 था। स्क्रिप्ट को समझने में ही उसे 300 मना खर्च हो गया, इसलिए वह अनजाने जादू सीखने में कितना मना लगेगा यह नहीं जानता। इस बीच छात्र हंसी रोक नहीं पा रहे थे कि उसने खुद को कितना मूर्ख साबित किया। वे सोचते हैं कि वह प्रोफेसर का ध्यान खींचना चाह रही थी, लेकिन उल्टा असर पड़ा। लड़की को प्रोफेसर की बातों से अपमानित महसूस होता है, फिर भी वह जवाब पाने की कोशिश करती रहती है। उसके अनुसार जादू टावर स्थिति का विश्लेषण करने से इनकार कर रहा है। यह सिर्फ अफवाह मान रहा है, लेकिन यदि यह प्रोफेसर डीसिलिन है तो शायद वे जादू की प्रकृति पता लगा सकते हैं। वह खुद जादू करती है और डीकलिन से उसकी व्याख्या करने को कहती है। मजबूरन डीकलिन जादू को देखता है, जिससे उसे लगभग 1700 मना तुरंत खर्च करना पड़ता है। वह बताती है कि हॉस्टल के बाकी नए छात्र इसे जांच रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए वह उम्मीद करती है कि प्रोफेसर डेसिलिन कम से कम एक नजर डालेंगे। बिना देर किए डिकलीन कहता है कि यह बाधा जादू है और उसकी अचानक प्रतिक्रिया उसे चौंका देती है। वह विस्तार से बताता है कि यह एक आकर्षण प्रकार का बाधा जादू है, जिसका मतलब है कि इस जादू के जादूगर ने हॉस्टल के सभी को फंसाने की कोशिश की थी। अब जब उसने सवाल का जवाब दे दिया है तो वह उसे और परेशान न करने को कहता है। दृश्य फिर विश्वविद्यालय के जादू टावर कैफेटेरिया में कटता है, जहां वह लड़की फिर से मिलती है, बिना टेबल शिष्टाचार के भोजन कर रही है। वैसे उसका नाम एफिरिन है। उसने सवाल इसीलिए पूछा था ताकि डिकुलिन के जादू व्याख्या कौशल को बेनकाब किया जा सके, लेकिन बदले में वह खुद मजाक बन गई और अपमान सहना पड़ा। वह अभी भी मानती है कि डिकुलिन को वह बात पता नहीं थी और वह जो भी कहा मन से कहा। आप जानते हैं, आकर्षण जादू बेहद कठिन होता है और अधिकांश जादू के लिए पैरामीटर जरूरी होते हैं। इसीलिए डीसिलीन का बिना किसी पैरामीटर के जादू को आकर्षण जादू कहना थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है। जो उसने दिखाया था वह हॉस्टल के मुख्य द्वार पर कल रात बने अज्ञात जादूवृत्त की सीधी नकल थी। शुरू में सभी उस अज्ञात जादू से हैरान थे, लेकिन जल्दी ही वह नए छात्रों के लिए शोध सामग्री बन गया। इसलिए उसे शुरुआत से पता था कि डिकुलिन झूठ बोल रहा है और जादू को आकर्षण जादू बना रहा है। फिर उसकी एक दोस्त दौड़ती है और बताती है कि हॉस्टल के मुख्य द्वार पर कल का जादूवृत्त वास्तव में बाधा जादू था और उन्होंने सामूहिक शोध से यह पता लगाया। मूल रूप से जो प्रोफेसर डेलेन ने उस जादू के बारे में कहा था वह सच निकला। एफिरिन को यह मानना मुश्किल होता है, वह स्वीकार नहीं करना चाहती कि यह वास्तव में बाधा जादू था। आखिरकार वह डेकुला को एक असली जादू व्याख्याकार के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। उसकी दोस्त जो डेकुलिन और उसकी क्षमताओं की खूब तारीफ करती है, अंत में वहां से चली जाती है। जाने से पहले वह एफिरिन को धन्यवाद देती है कि उसने प्रोफेसर से जादू के बारे में सवाल किया, क्योंकि और किसी में हिम्मत नहीं थी। फिर भी एफिरिन मानने को तैयार नहीं कि डेकुलिन ने जानबूझकर सही जवाब दिया।